हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मित्र एजुकेशन, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 पर बात करने वाले हैं, जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो आपके एग्जाम के लिए इसका वेटेज रहने वाला है 10 मार्क्स का। तो देखिए, इस टॉपिक को, इस यूनिट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये आपके 4 चैप्टर को पूरा करेगा। तो इसमें मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा इसे। पहला होगा थ्योरी बेस्ड और दूसरा होगा प्रैक्टिकल बेस्ड। ठीक है। तो अलग वे में हम लोग इस पूरे यूनिट को पढ़ेंगे, ये नहीं चैप्टर वाइज कवर अप करने वाले हैं। हम इसको थ्योरी और प्रैक्टिकल वाइज कवर अप करेंगे। ठीक है। बाकी आप हमारे वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के लिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो स्टोरी एग्जांपल वाली क्लास। तो देखिए बच्चों, जो आपके टॉपिक्स रहेंगे, तो मैंने जैसा कि बोला है आपको थ्योरी बेस्ड क्लास रहने वाली है आपकी। एक दो वीडियोस थ्योरी बेस्ड होंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल। थ्योरी बेस्ड में ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी एज वेलफेयर ऑफ इंडेक्स। तो ये आपके थ्योरी में रहने वाले हैं। ठीक है। और ये आपके प्रैक्टिकल टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल टॉपिक्स में अगर हम लोग देख लें एक बार, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जिसमें हम लोग जीडीपी, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी, नेशनल एनएनपी एट एफसी, ये सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। मेथड टू मेजर नेशनल इनकम, तो इसमें हम लोग वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, ये सब डिस्कस करेंगे। इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो अब हम लोग आ रहे हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देखिए क्या है कि इकोनॉमिक्स को समझना जरूरी है। जब हम इकोनॉमिक्स को समझ जाएंगे तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों ने आज तक बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी होगी, बट मैं एक इजी वे में आपको समझा दूंगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब मैं क्वेश्चन ये क्लास में पूछता हूं तो जनरली बच्चे नहीं बता पाते, क्योंकि वो लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते चीजों को। ठीक है। तो मैं विजुअलाइज करना आप लोगों को सिखाने वाला हूं। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो बच्चों इकोनॉमिक्स क्या होता है? डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। देखो, अब मैं यहां पर डिराइव्ड क्यों बता रहा हूं, डेरिवेशन क्यों बता रहा हूं इकोनॉमिक्स वर्ड का, क्योंकि हर सब्जेक्ट का ये बेस होता है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल उसके ओरिजिन से समझ लिया, ओरिजिन कैसे हुआ उस सब्जेक्ट का और कैसी चीजें ऐड ऑन हुई, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान बन जाता है। तो अभी मैं एक वर्ड बताऊंगा और आप इकोनॉमिक्स, ये मेरा विश्वास है कि हर किसी को बता पाएंगे, एग्जाम्पल्स के साथ बता पाएंगे। ठीक है। तो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ इकोनॉमिक्स? एक ग्रीक वर्ड है, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? आइकोस नोमोस। देखो, आइकोस नोमोस से बनता है आइकोस नोमिया। तो इसको देखते हैं हम लोग। आइकोस की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट। अगर आप लोग सर्च करोगे तो नोमोस का मतलब कस्टम या लॉ मिलेगा, इस तरीके के शब्द मिलेंगे। पर आइकोस नोमोस से क्या बना है? आइकोस नोमिया बना है, उसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो आइकोस नोमोस का मतलब हुआ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो एक हाउस को कैसे मैनेज किया जाता है? जैसे फादर जो है वो बाहर जाते हैं, कमा कर लाते हैं। ठीक है। तो मतलब कमा कर लाए, सैलरी ऑन करके लाए, या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे जो इनकम हुई है उनको वो लेकर आए। जब वो घर में लेकर आते हैं तो हमारे घर में कौन है? हमारी मदर है। तो वो इस इनकम को बाइफरकेट करती है कि मान लो रेंट पे कितना देना है, बच्चों के एजुकेशन पे कितना देना है, सेविंग कितनी करनी है,
कितना ड्रेस पे खर्च करना, हर चीज का एलोकेशन करती है। तो जिस तरीके से एक घर को मैनेज किया जा रहा है, उसी तरीके से आप देखोगे कि जब कई सारी फैमिलीज मिलती हैं तो उससे सोसाइटी बनती है। सोसाइटी के बनने से कम्युनिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर नेशन और फिर पूरी दुनिया बनता है। तो वही चीजें धीरे धीरे क्या हो गई, डेवलप होके आगे बढ़ती है। और ऑरिजिन तो इस तरीके से हुआ। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जब उसमें कई सारे इकोनॉमिक्स आते हैं तो वो अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। जैसे मैं अगर एडम स्मिथ की बात करूं, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस फॉर्म में डिफाइन किया, वेल्थ ऑफ नेशन के तौर पर डिफाइन किया। वहीं अगर हम मार्शल की बात करें तो यूटिलिटी के बिहाफ पर। वहीं अगर हम लोग रॉबिन्स की बात करें तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बिहाफ पर उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ आ गया होगा। अब आप किसी को इकोनॉमिक्स बताओगे तो आप एग्जांपल दे सकते हो कि जिस तरीके से हम घर को मैनेज कर रहे हैं उसी तरीके से इकोनॉमिक्स काम करता है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई। अब आगे इकोनॉमिक्स की एक इजी डेफिनेशन बता रहा हूं, और एक बात ध्यान रखिएगा कि देयर कैन बी सो मेनी डेफिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का बहुत सारे क्या हो सकते हैं, डेफिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो पर्सन है, अलग अलग जो इकोनॉमिक्स हैं या स्कॉलर हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। तो उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, पर स्टडी को आसान बनाने के लिए हम एक डेफिनेशन लेकर चलते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज arranged and continuous study of economic activities। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अरेंज एंड कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? तो आप लोग बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो कि सर जैसे एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्रोफेशन आप पढ़ा रहे हो तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, टीचर टीचिंग कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एक सीए अपनी सर्विसेज दे रहा है वो भी प्रोफेशन के तौर पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दोगे। और रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट पाया जाता है तो वो जस्ट कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, रियल लाइफ से कोई लेना देना इसका नहीं है। कि मान लो आप रास्ते में जा रहे हो और आपको एक बेगर मिलता है, एक भिखारी मिलता है, और आपने आंख बंद करके जेब में हाथ डाला और कुछ रुपए दे दिए। फिर आपका मन ललचाया और आपने देखा तो वो 500 के कुछ नोट थे। तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। तो आप में से कईयों ने दिया होगा यस वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कईयों ने कहा होगा नहीं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। अब आगे की कहानी और सुनिए। अब वो बैगर गया दुकान में, शॉप में, उसके आसपास ही शॉप थी, उसने बड़े वाले बोतल खरीदा। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किस बोतल की बात कर रहा हूं। तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? तो देखिए, जो पहला केस था कि हमने पैसे दिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि बदले में हमें कुछ नहीं मिला, हमने वो एक तरीके से दान कर दिया। वहीं जब वो बोतल वाली दुकान पर गया तो उसने पैसे दिए और उसने इसको यूज करने वाली चीज दी, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो प्रोडक्शन या तो किसान के खेत में होगा, या किसी फैक्ट्री में होगा, या किसी कंपनी में होगा। अब वहां से वो मार्केट तक कैसे पहुंचेगा? तो मार्केट तक कैसे पहुंचेगा? ट्रांसफर होगा। वो ट्रांसफर किसके थ्रू होगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब मार्केट से हमारे पास कैसे पहुंचेगा? तो मार्केट से हमारे पास कैसे पहुंचेगा? एक्सचेंज के थ्रू पहुंचेगा।
हम क्या देंगे, हम मनी देंगे और वो हमें सामान देगा दुकान वाला। ये नहीं कि सीधा हम गए दे भाई सामान दे, तो वो हमें सामान नहीं देगा। ठीक है, तो एक्सचेंज हो गया। हम क्या करेंगे, अब हमारे पास गुड्स आ गए तो हम उसका कंजम्पशन करेंगे। हम उसका क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। क्या हम अपनी इनकम का सब कुछ कंज्यूम कर लेते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, हम कुछ सेविंग भी करते हैं। अब हमारी जो सेविंग है, सेविंग का पूरा पार्ट या थोड़ा सा पार्ट हम क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही इन्वेस्टमेंट फर्दर फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लग जाता है। तो दिस सर्कुलर पार्ट इज अरेंज्ड एंड कंटिन्यूअस स्टडी। अगर पूरे इकोनॉमी में इनमें से कोई भी एक पार्ट स्लो हो जाए तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है, और अगर यही बहुत फास्ट मूव करे तो इकोनॉमी में बूम आ जाता है। ठीक है, तो अरेंज एंड कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो होप्स हो कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स जनरली समझ आ गया होगा। अब देखिए, हमारे जो इकोनॉमिक्स है उसके दो ब्रांचेस हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उसको समझते हैं अब आगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, आगे वो टाइप फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का, जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं पीडीएफ और दूसरी चीजें शेयर करता रहूंगा। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को। वैसे हमारा मेन टॉपिक जो रहने वाला है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पर थोड़ा बहुत माइक्रो पर भी बात करूँ। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो रैगनर प्रिस्क ने दिया था। जब आप सीयूटी वगैरह की तैयारी करोगे या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें ये आपके काम आने वाली है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से डिराइव हुआ है। और माइक्रोस का मतलब क्या होता है, माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। ये मैक्रोस से डिराइव हुआ है, और मैक्रोस का मतलब क्या होता है, लार्ज। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर एन इंडिविजुअल और अ यूनिट। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यूनिट लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी। जैसे मैं कितना कमाता हूं, मैं कितना खर्च करता हूं, मेरी कितनी सैलरी है, ये सब किस लेवल पर बात हो रही है, इंडिविजुअल लेवल पर बात हो रही है, छोटे लेवल पर बात हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। वहीं अगर इसकी बात करें तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर होल और एग्रीगेट, कि जब सभी के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी कीजिए, मान लो पूरे देश के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी की जाए कि पूरे देश की इनकम कितनी है, पूरे देश का एक्सपेंडिचर कितना है, सेविंग कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो ये छोटे लेवल पर स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, नैरो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स।
और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या है, वाइडर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वाइडर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो देखिए क्या है, जैसे हम अपनी फैमिली में देखें तो हमारे पेरेंट्स घर के अंदर किस चीज पर बात करते हैं, तू ना कल से बाइक ले जाना बंद कर दे, तू ना कल से कार ले जाना बंद कर दे, खा पी के मोटे हो गए हो, थोड़ा पैदल भी चला करो। इनडायरेक्टली वो हमें ये बोल रहे हैं, वो हमें मना नहीं करते, हमें ये बोल रहे हैं कि भैया महंगाई बढ़ गई है। घर में ये सुनने को मिलता है कि भैया आज 500 रुपीज लेकर गया था, सिर्फ 2 सब्जियां आई हैं। तो फैमिली के अंदर तो घर वाले इस चीज पे बात कर रहे हैं, किस चीज पर, प्राइस को लेकर बात कर रहे हैं। पर वहीं जब वो सोसाइटी में जाते हैं तब कहते हैं क्या देश में महंगाई बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो गया है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जैसी जो बात कर रहे हैं वो किसकी स्टडी हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो गई, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, इसकी मेन प्रॉब्लम है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। और इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यही रीजन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। नेशनल इनकम के बाद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो होप सो कि इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। इसकी टूल्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, एग्रीगेट सॉरी डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या टूल्स हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बाकी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसको याद रखिएगा, और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे इसी को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, जो हमने बात कर ली, ठीक है। इट स्टडीज नेशनल एग्रीगेट लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। It also studies national economic problems like inflation, unemployment, poverty and issues connected with economic growth. इसके टूल्स क्या हो गए, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मेन सब्जेक्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एग्जांपल्स नीचे लिखे हुए। तो इन सब की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारी वेबसाइट को चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। चलिए, तो कुछ मैंने यहाँ पे इमेजेस लगा ली हैं जिससे आप लोग के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक फैमिली है जिसके एक छोटा सा बेबी है। वो लोग ग्रोसरी के शॉप में आए थे, इन्होंने कुछ बेबी फूड वगैरह लिया, कुछ बर्गर वगैरह लिया खुद के खाने के लिए। यहाँ पर आप देखोगे ये सोच रहे हैं कि भैया हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज, आज क्या खरीदूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक हाउस होल्ड दिख रहा है या एक फैमिली दिख रही है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक हाउस होल्ड दिख रहा है और एक फैमिली दिख रही है। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें मशीन्स वगैरह दिख रही है, जैसे ये बॉल बेयरिंग बना रहे हैं जो पहियों में लगा होता है, जिससे पहिया घूमता है। यहाँ पर कुछ मशीन टाइप है। तो हम देख रहे हैं कि ये मशीन हो गई और ये ग्रोसरी की शॉप हो गई। इसका मतलब है कि यहां से हमारा क्या निकल कर आया, फैमिली या पीपल निकल कर आया। और यहां से हम क्या देख रहे हैं, इन सब का यूज कौन करेंगे, तो यहां पर प्रोड्यूसर निकल कर आया, ठीक है।
तो ऐसे गुड्स, अब ध्यान रखेंगे आप लोग, यहां पर कंजम्पशन गुड्स है और यहां पर कैपिटल गुड्स है। ठीक है, तो कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? जो ह्यूमन के या पीपल के वांट्स को या नीड को जो सेटिस्फाई करते हैं, वो कंजम्पशन गुड्स होते हैं। मतलब कंजम्पशन गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और नीड। ह्यूमन वांट्स, नीड या वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। दोज फाइनल गुड्स which satisfy human wants। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्या है यहां पर, यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये फाइनल गुड्स है। क्या है? ये फाइनल गुड्स है। अब एक चीज देखिए कि मान लो कि हमने यहां से कुछ ऐसे गुड्स खरीदे जो हो सकता है कि कल ही खराब हो जाए, तो एक क्या होगा यहां पर, ड्यूरेबल गुड्स होगा, और दूसरा क्या होगा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होंगे। ठीक है जैसे मान लो कि हम लोगों ने घर के लिए फ्रिज खरीदा, तो घर के लिए फ्रिज खरीदा तो फ्रिज आपको पता है कि कई साल चलता है, तो वो क्या हो गया, ड्यूरेबल गुड्स हो गए। हमने फैन खरीदा, घर में कई साल चल रहा है, हमने एसी खरीदा, वो सब क्या हो गए, ड्यूरेबल गुड्स हो गए। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? देखो, नॉन ड्यूरेबल गुड्स में भी कई टाइप हैं। ठीक है, जैसे एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो थोड़े टाइम तक चलते हैं, जो क्या करते हैं, थोड़े टाइम तक चलते हैं। जैसे हमने शूज खरीदे, हमने चप्पल खरीदी, तो थोड़े टाइम तक चल रही है। इसी में एक कौन सा हो गया, पेरिशेबल गुड्स हो गया। पेरिशेबल गुड्स जो नाशवान होती है, जो तुरंत खराब हो सकती है, जैसे मिल्क, ब्रेड, ये सब क्या हो गया, पेरिशेबल गुड्स हो गए, नाशवान होती है। ठीक है, तो हमें क्या समझ आया कि कंजम्पशन गुड्स कौन से गुड्स हैं जो एक हाउस होल्ड या एक फैमिली के द्वारा अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये फाइनल गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं, और ये ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल हो सकते हैं। और वहीं जब हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, बात समझ आ गई कि फॉर फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अब यहां पर एक बात आप ध्यान से समझना, और जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कि यहां पर मैंने फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं लिखा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो एक प्रोड्यूसर होता है, वो अगर फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए, जैसे उसने मशीनरी खरीद ली, तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि आगे वो उससे प्रोडक्शन करेगा। पर वहीं एक प्रोड्यूसर भी तो हो सकता है कि उसने अपने, मतलब जो कंपनी है उसके लिए फ्रिज खरीदा हो, एसी खरीदा हो, ताकि उससे जो एम्प्लॉइज हैं वो अच्छे से रह सके। ठीक है, तो वो क्या होगा, फाइनल गुड्स तो होगा, बट वो कैपिटल गुड्स नहीं होगा। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स कौन सा होता है, जो फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। और आपको पता है कि कोई भी फैक्ट्री ओनर है या कंपनी वाला है, कोई भी ऐसा गुड्स तो खरीदेगा नहीं, कैपिटल गुड्स, जो तुरंत खराब हो जाए। तो ये जनरली क्या होता है, जनरली क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। क्या होते हैं ये, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तो होप्स हो कि इनके बारे में कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं का हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये कंजम्पशन गुड्स हैं। ये कौन से कंजम्पशन गुड्स, दीज आर दोज फाइनल गुड्स
फाइनल गुड्स ध्यान रखेंगे, एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स बाय द कंज्यूमर। दीज गुड्स आर फाइनल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, कार परचेज बाय अ कंज्यूमर। आसानी से समझ आ गया। These are those goods and services which are used for producing other goods and services. Can be final और intermediate, जो मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है, कि एसी फ्रिज वगैरह अगर हमने खरीदा है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है कि वो फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए हो सकता है। These are usually durable in nature and can be used over a period of time like building machinery। तो durable होते हैं। कार परचेज बाय अ टैक्सी ड्राइवर और ट्रैवल एजेंसी, वो क्या है, फर्म, मतलब कैपिटल गुड्स है, ठीक है। तो होप सो कि इतनी बातें आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गई होंगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं और 99 नंबर आ जाते हैं, 100 नहीं आ पाते। वो एक नंबर कहाँ कटेगा, तो उसी टाइप की चीज अब आगे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। चलिए, तो ये देखेंगे आप लोग और बड़े ध्यान से समझेंगे इसे आप लोग, ठीक है। देखिए, the same good can be consumption good and capital good depending upon end of ultimate use of the good। सेम टाइम पे वो कंजम्पशन गुड्स भी हो सकता है और कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल, कार परचेज्ड बाय अ हाउसहोल्ड इज अ कंजम्पशन गुड्स सिंस इट इज परचेज्ड फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, whereas car purchased by a taxi driver firm is a capital goods since it is purchased for the production purpose, ठीक है। all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods। इस जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इस बात को भी ध्यान से समझिए। देखिए, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स लाइक रॉ मटेरियल, कोल, wood, etc., which are completely used up in the production process are known as intermediate goods। हमने बात की थी इस चीज की। Whereas durable use producer goods like plant, machinery, etc., इनसे हम फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इसमें। A commodity can be an intermediate as well as final goods depending upon its nature of use। ये हमने बात कर ली है, ठीक है। पर यहाँ पर कुछ चीजें और हैं जो आपको ध्यान देना है। If good is used for either consumption or investment, it is final good। Consumption या investment के लिए final good। However, if it is used for resale or used up for further production in the same year, मतलब same साल हम further production activities के लिए अगर उसे use कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ध्यान से समझिए ब्रेड वाला एग्जाम्पल। देखो, ब्रेड अगर हमने हाउस होल्ड में, मान लो मैंने ब्रेड मंगाया, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, मैंने ब्रेड मंगा के खा लिया, तो वो फाइनल गुड्स है, या हम उसे कंजम्पशन गुड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। पर वहीं एक ने ब्रेड मंगवाया, रेस्टोरेंट ओनर ने एक ब्रेड मंगवाया ताकि उसे वो सैंडविच बना सके और अपने कस्टमर्स को बेच सके, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। पर ब्रेड मंगवाया इसने बेकरी शॉप ने फॉर फर्दर सेल टू दी कंज्यूमर, देन ऑल्सो इट ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स एज इट इज यूज्ड फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। तो देखा कि एक सेम टाइम पे फाइनल गुड्स भी है और सेम टाइम पे क्या हो सकता है, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि उसका एंड यूज कहाँ हो रहा है, उसका क्या कहाँ हो रहा है, एंड यूज कहाँ हो रहा है। नेक्स्ट,
Not all purchases by production unit from other production unit are intermediate product. इसको भी ध्यान से समझिएगा कि not all purchases by production unit from other production units are intermediate product because not all of them are either completely used up or resold in the same year. क्योंकि हो सकता है कि जो उसने खरीदा है वो सेम ईयर बेचेंगे नहीं, हो सकता है अगले साल जाकर बेचे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, टूल्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा परचेज आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, दे आर फाइनल गुड्स। ठीक है, कैसे? फिक्स एसेट और कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स परचेज्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर ओन यूज। ठीक है, कि उन्होंने कुछ भी मंगाया हो उस साल ना बेचकर उन्होंने क्या है कि खुद के कंज्यूम करने के लिए यूज कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। ध्यान रखिएगा कि एजुकेशन, हेल्थ वगैरह जो है वो क्या ट्रीट किया जाता है? फाइनल गुड्स ट्रीट किया जाता है, एंड देयरफॉर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकता है कि किसको नेशनल इनकम के एस्टिमेट में इंक्लूड किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, उसमें ये यूज होगा। ठीक है, all goods and services acquired by consumer for their own use, मतलब खुद के यूज के लिए, are treated as final goods. Similarly, all durable goods acquired by producer are also treated as final goods या कैपिटल गुड्स। ठीक है, कि मान लो प्रोड्यूसर जो है उसने फ्रिज या एसी खरीदा, उसको यूज कर रहे हैं पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उससे आगे, तो वो क्या होगा? फाइनल गुड्स होगा। ठीक है, पर वहीं अगर कोई वो ऐसी चीज खरीदता है, मशीन खरीदता है जो आगे प्रोडक्शन करेगा, तो वो उसके लिए क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स होगा, और वो क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स कहलाएगा। ठीक है, तो होप सो कि कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक्स, एयरक्राफ्ट, वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन लाइक टैंक्स परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस आर ट्रीटेड एज रॉ मटेरियल, और ये क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स होगा। कोई भी ट्रक, एयरक्राफ्ट, वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, टैंक्स जिसको गवर्नमेंट ने मिलिट्री पर्पस के लिए परचेज किया है, वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ठीक है, गुड्स मीन्स फॉर रीसेल इन द ईयर ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ बाय डीलर आर इंटरमीडिएट, मतलब सेम ईयर अगर उसने सेल करने के लिए खरीदा है तो वो क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। However, at the end of the year when these goods remain unsold, मतलब उसी साल वो अनसोल्व रह गया, दे कॉन्स्टिट्यूट अनसोल्ड स्टॉक, वो अनसोल्ड स्टॉक बन जाएगा, एंड आर कंसीडर्ड एज एडिशन टू द स्टॉक और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट विच इज ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। कि उस साल वो नहीं बेच पाया तो वो क्या हो जाएगा? अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा, और उसको किसमें कन्वर्ट, मतलब क्या समझा जाएगा? फाइनल गुड्स समझा जाएगा। तो होप सो कि इतनी बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, और कुछ अलग कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किस पर? इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो आप यहाँ पर डॉली चाय वाले को देख पा रहे होंगे, काफी फेमस हुए जब बिल गेट्स जी ने इनके पास आकर चाय पी है। तो यहाँ पर ये मिल्क है, मिल्क से ये क्या बना रहे हैं? चाय बना रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग, मान लो मैं इस मिल्क से चाय बनाकर खुद पी जाऊं, तो वो क्या होगा? फाइनल गुड्स होगा। पर अगर इस मिल्क को यूज डॉली चाय वाला चाय बनाने के लिए कर रहा है ताकि बिल गेट्स जैसे जो पॉपुलर पर्सनैलिटी आए उनको पिलाएं और उनसे पैसे लें, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स हो गया,
और यहाँ पर फाइनल गुड्स। ठीक है, देखिए ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, जो फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए जो गुड्स यूज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो इस मिल्क को परचेज किया था डॉली चाय वाला ने, ठीक है, किसने परचेज किया, डॉली चाय वाला ने। तो ये तो चाय बना रहा है, तो क्या प्रोडक्शन पूरा हो गया है, नहीं हुआ है। इस मिल्क का प्रोडक्शन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इससे चाय बनेगी और फिर वो चाय बिचेगी। तो ये जो गुड्स होते हैं नॉट क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री, इसने प्रोडक्शन बाउंड्री को कंप्लीट नहीं किया होता, क्योंकि आगे भी इसका प्रोडक्शन में यूज होगा। नॉट यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनका क्या है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में इंक्लूड मतलब नहीं करते, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और एक बात और बता देता हूं कि मान लो मैंने 5 रुपए का दूध खरीदा, उसकी चाय बना ली, तो चाय 10 या 15 रुपए का एक कप तो बिकेगा, अगर मैं सस्ती मार्केट में भी बात करूं। तो वैल्यू एडिशन पॉसिबल होता है, वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल। क्या ध्यान रखना है आपको कि इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन पॉसिबल होता है। अब ये कौन सा गुड्स होते हैं, तो दोज गुड्स which are finally consumed and no further used in production activities। इसका फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज नहीं होता। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग ध्यान से समझें तो इसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। और इसका क्या होता है, यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में फाइनल गुड्स का यूज किया जाता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स का। ठीक है, और वैल्यू एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं होता। तो होप सो कि इतने पॉइंट्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करो कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि किसको नेशनल इनकम के एस्टिमेट में इंक्लूड करते हैं, किसको नहीं करते, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो होप सो कि इतनी बातें आप लोगों ने लिख ली होंगी, समझ ली होंगी। आगे हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने बता दिए होंगे आप लोगों को, वो देख लीजिएगा। These are those goods and services which are used either for consumption by the consumer or investment by the firm। ठीक है, they do not undergo any further transformation in the production process, हमने डिस्कस कर लिया। They are included in the estimation of the national income। यहाँ पर मिल्क का एग्जांपल दिया गया है, उसको देख लीजिएगा आप लोग।
These are those goods and services which are purchased during the year by one production unit from other production unit and are either completely used up or resold during the same year. They undergo transformation in the production process. ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। कोल यूज्ड इन द फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मिल्क परचेज्ड बाय डॉली चाय वाला, मतलब डेयरी शॉप्स फॉर रीसेल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक्स एंड फ्लो। ठीक है, स्टॉक्स एंड फ्लो को समझते हैं। देखिए कि यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो ये हमारा स्टॉक वाला एरिया हो गया और ये हमारा फ्लो वाला एरिया हो गया। ठीक है, कि एक बैंक है, बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो और विड्रॉ कर रहे हो। तो बैंक में क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा मतलब स्टॉक बन रहा है। ठीक है, आपका क्या हो रहा है, इकट्ठा मतलब स्टॉक बन रहा है। तो स्टॉक क्या होता है, दोज वेरिएबल which are measured on a point of time, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, इसको ध्यान रखना, इस पर मेजर किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमें ये समझ आ गया कि इसमें टाइम डायमेंशन इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड नहीं है, ये टाइम डायमेंशन नहीं होता इसमें, ये टाइम डायमेंशन नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया, समझ लो कि जैसे मैं ये कहूं कि 31 मार्च 2025 को मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपीस थे, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। मैं ये बोलूं शाम को 5 बजे या मैं बोलूं मंडे को, तो ये सब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। बात समझ आ गई। पर ये जो पैसा मेरे अकाउंट में 1 करोड़ जमा हुआ होगा, वो एक दिन में तो नहीं होगा, एक ड्यूरेशन लगा होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये डिपॉजिट कर रहा हूं तो धीरे धीरे डिपॉजिट कर रहा हूं, और वैसे ही मैं निकालूंगा तो धीरे धीरे निकालूंगा। ठीक है, तो होता क्या है कि फ्लो क्या होता है, दोज वेरिएबल which are measured during a period of time। तो इसमें क्या शामिल हो गया, टाइम डायमेंशनल हो गया। ये क्या हो गया, ये टाइम डायमेंशनल हो गया। तो ये टाइम डायमेंशनल नहीं था और ये क्या है, टाइम डायमेंशनल है। तो ये एक तरीके से 31 मार्च आपको फैक्चुअल चीज दे रहा है, तो ये एक तरीके से फैक्चुअल हो गया। ये क्या हो गया, डायनामिक हो गया। ये क्या हो गया, डायनामिक हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो यहां पर भी आप एक कंसेप्ट को देख लो कि जैसे मान लो जन्म हुए, बर्थ हुए बच्चों के, तो ये हमारी पॉपुलेशन को बढ़ाता है। जब हम कहते हैं ना कि पिछले 1 साल में इतने करोड़ बच्चों का जन्म हुआ, आज की डेट में इतनी पॉपुलेशन है, तो हम जो पॉपुलेशन आज की डेट में है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टॉक बोल रहे हैं। और जो बच्चे पूरे साल जन्म लिया है वो क्या हो गया, फ्लो कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो होप सो कि बहुत आसानी से मैंने आपको स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट डिस्कस आप लोगों के साथ कर दिया है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो, टाइम डायमेंशन नहीं होता है, ये स्टैटिक कंसेप्ट है। वहीं अगर मैं फ्लो की बात करूं तो ये एक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, तो टाइम डायमेंशनल होता है, ये एक डायनामिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। तो ये आपका स्टॉक हो गया और ये आपका फ्लो हो गया। तो यहां पर आप लोग देख पाओगे
It refers to that variable whose magnitude is measured at a particular point of time. It is a static concept which does not have time dimension. ये टाइम डायमेंशन नहीं होता. ये क्या है? स्टैटिक कंसेप्ट है. कैपिटल, मनी सप्लाई, इन्वेंट्री, नेशनल वेल्थ, ये सब इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए. ठीक है. मैं ये बोलूं कि एट प्रेजेंट आज की डेट में हमारी इकोनॉमी में इतना मनी फैला हुआ है, तो ये क्या हो गया? मनी सप्लाई हो गया. और मनी सप्लाई क्या हो गया? स्टॉक कंसेप्ट. It refers to that variable whose magnitude is measured over a period of time. It is dynamic concept क्योंकि ये टाइम डायमेंशन होता है. ठीक है. नेशनल इनकम क्या है? फ्लो कंसेप्ट है. इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन इन्वेंटरी एक्सेट्रा, ये सब क्या है? फ्लो कंसेप्ट. तो होप सो कि इतनी बातें आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गई होंगी. थैंक यू सो मच गाइस इस पूरे सेशन को देखने के लिए. अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.